Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 25th August. So, students, in today's video lecture, we will do a detailed analysis of some of the editorial page articles of The Hindu newspaper as well as Indian Express newspaper. So, let's begin with the first article. See, this article is titled as US pressure is a test for India as a rising power to withstand it build strength. ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में टीवी पोल ने लिखा है आज एंड टीवी पोल एंड इन दिस आर्टिकल ही टॉक्स अबाउट द challenges that India faces in present day geopolitical order since US has imposed tariffs on Indian goods. देखिए, अब टीवी पोल लिखते हैं दैट इंडिया इज एन एमर्जिंग ग्लोबल पावर एंड इट फेसेस इवॉल्विंग चैलेंजेस फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड पावर्स. ये एस्टेब्लिश्ड पावर कौन होगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड वी ऑल नो दैट इंडिया की जो स्टैंडिंग है एज ए ग्लोबल पावर वो राइज कर रही है ग्लोबल स्टेज पे. तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया राइज करे, बिकॉज एक टाइम पे चाइना भी नीचे था और आज क्या है, चाइना इज द सोल पावर जो चैलेंज कर रहा है यूएस हेजीमनी को. तो इसी को देखते हुए यूएस भी कभी नहीं चाहता दैट इंडिया राइज करे. अब वी ऑल नो दैट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज्ड 50% टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स. ओके, ऐसा क्यों किया है ट्रंप ने और यूएस ने? बिकॉज अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स आर ऑफ द व्यू दैट इंडियन कैपिटल इज फाइनेंसिंग रशियन वॉर मशीनरी. तो उन्होंने ना 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया. अब इससे होगा क्या? टीवी पोल बोलते हैं दैट इट इज एन अटेम्प्ट टू इक्वेट इंडिया विद पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली एंड इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉइंट. इंडिया के ऊपर एक ये डिप्लोमेटिकली प्रेशर आया है जब से ये 50% टैरिफ्स लगे हैं, इंडिया ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं. तो अब देखिए कितने प्रूडेंटली, प्रैग्मेटिकली और रेशनली इंडियन पॉलिसी मेकर्स दूसरे कंट्रीज से नेगोशिएट करते हैं. बट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है दैट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यूएसए ने जो ये किया है ना 50% टैरिफ इम्पोज किया है, तो इससे यूएसए ने स्ट्रेटेजिक पेरिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हम इंडिया और पाकिस्तान को बराबर ट्रीट करते हैं. पाकिस्तान की इकोनॉमी वी ऑल नो दैट इट इज़ इन सैम्बल्स. इंडिया राइज कर रहा है, यूएसए ने क्या किया है, 50% टैरिफ लगा के इंडिया की कमर तोड़ना चाहिए. तो एक तरीके से वो पाकिस्तान और इंडिया को बस बराबर ही ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है. एंड ए कपल ऑफ डेज अगो हमने ये भी विटनेस किया दैट पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रेवल्ड टू यूएसए और उन्होंने ट्रंप के साथ भी मीटिंग की है ना. तो ये सब चीज़ें उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है कि कैसे नेगोशिएट किया है उन कंट्रीज़ ने. लेकिन जो मेन ध्यान रखना है वो है कि यूएस प्लान कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को बराबर लेवल पे रखा जाए, कि इंडिया साउथ एशिया के अंदर राइज ना हो, कहीं इन फ्यूचर वो यूएसए की हेजीमनी को चैलेंज करने लग जाए जैसे आज चाइना कर रहा है. नाउ सच डेवलपमेंट्स टेस्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी एंड रिजिलियंस एज ए राइजिंग पावर. अब जो यूएस ने जो ये एक्शन लिए हैं ये क्या टेस्ट करता है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को, कि क्या इंडिया खुद से इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकता है. यही तो, ऐसे ही तो एक्ट्स मतलब हमें बताएंगे कि क्या इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है और क्या इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है जिससे इसको एक राइजिंग पावर कहा जा सके. अब इन एक्शंस के बाद इंडिया जैसे नेगोशिएट करेगा यूएस से एज वेल एज अदर ग्लोबल पावर से, वो डिफाइन करेगा दैट इंडिया इज नो मोर ए पुश ओवर कंट्री. पुश ओवर कंट्री मीन्स इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है, हम किसी के दबाव में डिसीजन नहीं लेंगे. तो इस आर्टिकल में पहले हम देखते हैं कि टीवी पोल बात करते हैं नेचर ऑफ द यूएस प्रेशर. यूएस का जो प्रेशर है उसका कैसा नेचर है? इकोनॉमिक कोवर्जन. ओके, यूएस ने इकोनॉमिकली कमर तोड़ना चाहिए इंडिया की. हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स एम टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रेटेजिक कंसेशंस. यूएस ने ये हाई टैरिफ क्यों लगाए हैं? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वांट सम स्ट्रेटेजिक कंसेशंस. क्या चाहता है ये? दैट इंडिया रसिया से ऑयल ना खरीदे, बिकॉज रसिया यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा है, तो इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग रसिया इन दिस वॉर.
ठीक है ना। तो यूएस चाहता है कि एक अब इंडिया नेगोशिएट करे। अगर इंडिया चाहता है दैट यूएस इन टैरिफ्स को विड्रॉ कर ले, तो इंडिया को ऑयल ट्रेड कम करना होगा, रसिया के साथ बंद कर देना होगा। नेक्स्ट इज इट इज अ स्ट्रेटेजिक पेरिटी मूव। Efforts to bring India and Pakistan on the same footing undermine India's regional leadership role. अब यूएस की स्ट्रेटेजिक कंसेशन के साथ साथ क्या है, मैंने आपको ऊपर भी बताया दैट इंडिया और पाकिस्तान को ये बराबर लेवल पे रखना चाहता है, स्ट्रेटेजिक पेरिटी पे, ताकि इंडिया एक रीजनल लीडर बन के ना उभरे। एज वेल एज यूएसए इज ऑल्सो टेस्टिंग इंडियाज राइज। ठीक है ना। हिस्टोरिकली इट हैज बीन सीन दैट राइजिंग पावर्स ऑफन फेस पुश बैक फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड पावर्स टू लिमिट देयर इन्फ्लुएंस। जो राइजिंग पावर्स होती हैं ना, वो चुनौतियां फेस करती हैं एस्टेब्लिश्ड पावर्स से, ताकि जो राइजिंग पावर्स है उनको कंटेन किया जा सके, उनका इन्फ्लुएंस को रोका जा सके, ताकि वो एज ए ग्लोबल लीडर बन के ना उभरें। तो देखिए कितने अच्छे से एनालाइज किया है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, आपके GS2 में भी काम आएगा। ये सारे कीवर्ड्स, स्ट्रेटेजिक कंसेशंस, स्ट्रेटेजिक पेरिटी मूव, टेस्टिंग इंडियाज राइज, आप ये ध्यान रखिए, अपने नोट्स में भी इनको मेंशन करिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज रिस्पॉन्स। अब इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा आया है जो यूएस ने एक्शन लिया है उसके। सी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशन वैल्यूज नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, एंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। अब हमारी जो विदेश नीति है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो नॉन अलाइनमेंट एज वेल एज मल्टी अलाइनमेंट पे टिकी हुई है। नॉन अलाइनमेंट मीन्स हम किसी भी ग्लोबल पावर के साथ नहीं जाएंगे, हम एक इंडिपेंडेंट हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। एज वेल एज मल्टी अलाइनमेंट, आज की जो एज है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स हैं, उनको देखते हुए इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पे चल रहा है। यूएसए, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, जर्मनी, सबके साथ इंडिया अलाइंड है। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, ये क्या दिखाते हैं दैट इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया ना, दैट इट इज़ नो मोर ए पुश ओवर कंट्री। देन अब इंडिया के ऊपर ये इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर तो आया ही है। नाउ इंडिया prioritizes sovereign choices while balancing relations with multiple global players। इंडिया ने ना क्या किया है, अपनी सोवरन चॉइस को प्रायोरिटी दी है कि हम खुद स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस हैं, अपने डिसीजन लेंगे, और एज वेल एज एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इंडिया ने बैलेंस किया है रिलेशंस मल्टीपल ग्लोबल पावर्स के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पोस्ट 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया इंडिया में, देन इंडिया फेस्ड सैंक्शंस बट इंडिया विथस्टूड द स्टॉर्म। इंडिया ने उस चुनौती को झेला एंड एवेंचुअली यूएसए के साथ नॉर्मलाइज हो गए रिलेशंस। करंट सिनेरियो भी वैसा ही है। इंडिया कंटिन्यूज टू डीपन यूएस टाइज बट रेजिस्ट्स एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन कोर नेशनल इंटरेस्ट्स। इंडिया के साथ हमने पता है कोमकासा, लिमोवा, काफ़ी है ना, क्वेड में भी हम इसके पार्टनर हैं, तो क्वेड के अंदर भी हमने इनसे एग्रीमेंट साइन कर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो दीज ऑल एक्ट्स allude that India is trying to deepen US ties, at the same time इंडिया अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट्स को के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, दिस शोज दैट इंडिया की जो स्टैंडिंग है ना, ग्लोबल स्टैंडिंग प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑर्डर में, वो राइज कर रही है, एज वेल एज इंडिया इज ए वेरी ग्रेट पावर। इंडिया इज गोइंग टू बी ए ग्रेट पावर इन कमिंग टाइम्स। अब थर्ड इस आर्टिकल में बात हुई है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की। इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं? सी, टैरिफ बैरियर्स थ्रेटन इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। यूनाइटेड स्टेट्स के जो ये टैरिफ बैरियर है, ये इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को तो थ्रेटन करते ही हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की गुड्स पे अगर टैरिफ इम्पोज कर दिया है, तो एट द एंड यूएसए के कंज्यूमर उन गुड्स को क्यों कंज्यूम करेंगे, और फिर इंडिया के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर जाएंगे, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। देन डिप्लोमेटिक कोवर्जन रिस्क्स कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी स्पेस। अब यूएसए ने डिप्लोमेटिकली क्या चाहा है, स्ट्रेटेजिक कंसेशन चाहिए ना इंडिया से कि आप रसिया का तेल खरीदना बंद करें। तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के पॉलिसी स्पेस के सामने। अब हमें दूसरे कंट्रीज से कुछ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है अब चाइना से ही हमें स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री को री इंजीनियर करना पड़े। हाँ,
उसके साथ हमारे जो बॉर्डर नेगोशिएशंस हैं उनको कैसे देखेंगे हम, अब रसिया को कैसे हम मतलब समझाएंगे इन सब चीज़ों के बावजूद। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए। बट एट द सेम टाइम वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी है। क्यों? बिकॉज इंडिया ना लंबे समय से आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। अब यूएस से जब हमारी कोमोडिटीज़ नहीं खरीद रहा है या टैरिफ के साथ खरीद रहा है, तो हमें क्या करना होगा इस सेम टाइम पे, हमारा जो आइडिया है ना सेल्फ रिलायंस का, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का, उसको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि उसको हम एक रियलिटी बना पाएँ। केवल उसको हम ना केवल लेटर्स में ही मतलब यूं बात ना कर पाए कि आत्मनिर्भर भारत है। अब हमारे सामने मतलब अपॉर्चुनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स को दिखाने का दैट वी आर सेल्फ रिलायंस। और इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे एस जयशंकर ने ना रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला है कि यूएस अगर चाहता है ना तो हमारे साथ और भी जो ट्रेड है ना उसको बंद कर दे। यूएस हमारा सोयाबीन क्यों खरीद रहा है, ओके, वो भी बंद कर सकता है। तो ये ऐसे जो व्यूज़ हैं फॉरेन मिनिस्टर के, वो बता रहे हैं दैट इंडिया के पास बड़े ऑप्शंस हैं एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ हैं आत्मनिर्भर भारत के पास। नेक्स्ट इज, अब ये जो यूएस ने किया है ना, इसने इंडिया को एक विंडो ओपन कर दी है। इंडिया का जो स्कोप है ना वो वाइडन हो गया है टू डाइवर्सिफाई इट्स पार्टनरशिप्स। इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट करके, है ना, हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन कर लिया है, एज वेल एज अब हम यूरोपियन यूनियन से अपनी टाइज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनसे मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं और अपनी ट्रेड टाइज इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया नो डाउट ग्लोबल साउथ का लीडर ही इंडिया है। तो यूएसए अगर हमें चुनौती दे रहा है तो हम सेम ट्रेड टाइज इन रीजन्स के साथ, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं। ओके, उनको एक अंडर वन अम्ब्रेला लेके आ सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे हमें अब स्ट्रेटेजिकली नेगोशिएट करना है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, है ना। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब इंडिया के सामने। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस रिजिलियंस एंड मैच्योरिटी इन ग्लोबल गवर्नेंस। ये मैच्योरिटी और रिजिलियंस कैसे दिखाएगा इंडिया? बाय नेगोशिएटिंग विद दीज पावर्स, ईयू, एशियन, ग्लोबल साउथ, है ना। जैसे अब कैसे नेविगेट करता है इंडिया यूएसए के इस स्टेप के साथ, यूएसए ने जो ये स्टेप लिया है, अब इंडिया कैसे चार्ट आउट करता है अपनी पॉलिसी को, ये देखना होगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इस आर्टिकल में थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट की भी बात की है कि राइजिंग पावर डायनेमिक्स कैसे प्ले करते हैं, हाउ राइजिंग पावर डायनेमिक्स प्ले। सी, इन इंटरनेशनल रिलेशंस जो एस्टेब्लिश्ड पावर्स है ना, दे ऑफन अटेम्प्ट टू कंटेन राइजिंग पावर्स टू सेफगार्ड देयर डोमिनेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ऑलरेडी हेजिमोन पावर है जैसे यूएसए है, वो हमेशा ऐसे स्टेप लेती हैं एस्टेब्लिश्ड पावर जिससे राइजिंग पावर्स को कमज़ोर किया जा सके, ताकि उनका जो डोमिनेंस है, प्रीएमिनेंट हेजीमनी है वर्ल्ड में, वो मेंटेन रहे। सी, इस पॉइंट को समझते हैं कैसे। यूएसए यूज करता है इंडिया को एज एन इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू कंटेन चाइना इन द इंडो पैसिफिक। और कर कैसे रहा है ये इंडिया का यूज? क्वेड ग्रुपिंग से। तो वो ही बात यहाँ पे समझाई हुई है कि जो ये एस्टेब्लिश्ड पावर है ना, ये हर हालत में कंटेन करती है राइजिंग पावर को। 1970s में चाइना क्या था? इट वॉज मच पुअरर देन इंडिया। लेकिन उस टाइम पे चाइना यूएसए का दोस्त था। यूएसए हेल्प्ड चाइना इन एवरी मैनर, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, कि रसिया राइज ना करे। बट हुआ क्या, आज सेम चाइना यूएसए को चैलेंज कर रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यूएसए ने ये टैरिफ भी इम्पोज किए हैं। आप इसी लेंस से देखिए इसको कि इंडिया राइज ना कर जाए कहीं। हाउएवर, अनलाइक हिस्टोरिकल केसेस, today's interdependent global economy allows room for peaceful rise if managed through strategic patience and domestic strength building। लेकिन अगर हिस्ट्री के जो केसेस हैं उनसे थोड़ा अलग हटके देखा जाए ना, तो आज ग्लोबलाइजेशन की एज है, और इस ग्लोबलाइजेशन की एज में ना ऑप्शंस ज़्यादा हैं हमारे पास, नेशन स्टेट्स के पास। तो चैलेंजेस को डील किया जा सकता है कैसे?
स्ट्रेटेजिक पेशेंस से, एज वेल एज डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग। ये डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग क्या होगी? आपकी सेल्फ रिलायंस। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, वो यहीं से वो सेम बात की गई है डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग की, कि कोई भी कंट्री स्ट्रेटेजिकली पेशेंस रख के, है ना, इन चैलेंजेस से निपट सकता है कि कोई एस्टेब्लिश्ड पावर कैसे प्रिवेंट कर रही है इंडिया को राइज होने से। तो इंडिया को अब स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाना होगा, है ना। अब एकदम एप्ट टाइम है इंडिया का चाइना के साथ नेगोशिएट करे, और डेफिनेटली चाइना हेल्प करेगा इंडिया की, बिकॉज चाइना का अगर राइज रोकने में कोई यूएस की मदद करता है तो वो इंडिया ही है ना। इंडिया हेल्प्स द यूएसए इन कंटेनिंग राइज ऑफ चाइना ना। तो अब इंडिया अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स वो भी सुलझा सकता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ, चाइना के साथ, है ना। तो ये देखिए किस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री है ना, स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री वो यूएसए के इस एक्शन के साथ अब कैसे अनफोल्ड करती है, उसे देखना होगा। स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री, दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना, दिस इज रसिया। रसिया और चाइना नेचुरल राइवल्स थे। इंडिया और चाइना के बीच में भी चैलेंजेस आए हैं। अब यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट ये स्टेप ले लिया है, तो डेफिनेटली दिस स्टेप विल ब्रिंग इंडिया चाइना इन प्रॉक्सिमिटी, एज वेल एज रसिया चाइना नेचुरल राइवल्स थे, वो तो डेफिनेटली दोस्त बनेंगे यूएसए के इस अटेम्प्ट से। ये सारी बात की है। नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, दैट इज जो करंट यूएस का स्टांस है ना, ये डेफिनेटली एक प्रेशर है इंडिया के ग्रोइंग स्टेटस के ऊपर वर्ल्ड अफेयर में। बट इंडिया को क्या करना होगा? इंडिया का जो रिस्पॉन्स है प्रूडेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए। इंडिया को अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रेंथन करने होंगे। हमारी जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझानी होंगी हमें ना टेक और डिफेंस कैपेसिटीज़ को एनहेंस करना होगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज डिफेंस प्रोवेस और शार्पन कर लेते हैं हम, तो हम और स्ट्रेटेजिकली बार्गेन कर पाएंगे। एज वेल एज जब हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी ना, देन इट इज़ वेरी अनलाइकली कि इंडिया स्कम कर जाए टू द यूएस प्रेशर। नेक्स्ट इज इंडिया को मेंटेन करनी होगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाइल बैलेंसिंग मल्टीपल पार्टनरशिप्स। ये हमने ऊपर देख लिया कि कैसे अब इंडिया को मल्टीपल पार्टनरशिप करनी होगी, ईयू एज वेल एज एशियान एज वेल एज अदर जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ। तो ये तो डेफिनेट हो चुका है हमारी पॉलिसी स्टांस से कि इंडिया पूरे तरीके से स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है। हम इस प्रेशर के अंडर नहीं आए। हमने रसिया एज वेल एज चाइना के साथ पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्होंने शुरू कर दिया है नेगोशिएट करना। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन डिप्लोमेट है वैंग यी, वो भी विजिट किए हैं इंडिया में आफ्टर दिस टैरिफ इम्पोजिशन बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। So, by converting challenges into opportunities, India can solidify its position as a confident and resilient global actor. तो ये जो चैलेंज आया है इंडिया के सामने, ऐसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके इंडिया एक ग्लोबल एक्टर बन सकता है, एक ग्लोबल पावर बन सकता है। ये हमें इन चीज़ों पे हमें काम करना होगा। ओके, तो नाउ द आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। अब इस आर्टिकल का जो इस आर्टिकल में जो क्रक्स है, ये आपके एसे में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज PSIR ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं आपको तो भी ये हेल्प करेगा, एंड GS2 के जो आंसर्स लिखेंगे आप इंटरनेशनल रिलेशंस, बाइलेटरल रिलेशंस, उनके ऊपर एवरी ईयर 10 मार्कर और 15 मार्कर आता है। तो ये सब पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे आपका आंसर लिखने में भी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस परटेन्स टू GS पेपर 3 एंड टॉपिक एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो इस आर्टिकल में इंडिया की डेयरी मॉडल की बात हो रही है। अगेन दिस आर्टिकल वॉज प्रेजेंट इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज है ना, वहाँ पे ये आर्टिकल था। आर्टिकल इज टाइटल्ड एज इंडियाज यूनिक डेयरिंग मॉडल एंड द चैलेंजेस इट फेसेस। वी ऑल नो दैट इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है। हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, और डेयरी वाला जो सेक्टर है इट इज़ ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर ही आता है। तो इंडिया की क्या स्ट्रेंथ्स हैं इस सेक्टर की, क्या चैलेंजेस हैं, इसको देखते हैं। दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग आंसर इन GS पेपर 3। एग्रीकल्चर से हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है एक, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करने हैं। सी
फर्स्ट, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट इंडियाज डेयरी सेक्टर इंजॉयज ग्लोबल कोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है ना, हमारा जो हम हमारी मिल्क, बटर, घी, लस्सी, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जो मार्केट है डेयरी सेक्टर, इसकी एक एडवांटेज है ग्लोबल कोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की। दैट इज कि हमारे यहाँ जो लेबर की कॉस्ट है ना, वो लो कॉस्ट है लेबर की इन कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज, और जो न्यूजीलैंड हो गया जहाँ पे डेयरी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, या यूएसए हो गया, वहाँ पे ना हाई लेबर कॉस्ट है, बट इंडिया में क्या है, लो लेबर कॉस्ट है। तो ये इंडिया को एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस देता है कि इंडिया और किस तरीके से अपने डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करता है। बट अगर इंडिया को इस एडवांटेज को सस्टेनेबल रखना है ना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो इंडिया को कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। कुछ स्ट्रक्चरल, प्रोडक्टिविटी और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, विच पुट स्ट्रेन ऑन इंडियाज डेयरी सेक्टर। तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे, कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। पहले देखते हैं दैट इंडिया का फायदा क्या है। इंडिया के अंदर ना कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है अमिड स्ट्रक्चरल वीकनेसेस। इंडिया के डेयरी सेक्टर में कुछ वीकनेसेस हैं, बट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी है। वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, एज आई टोल्ड यू ऑन द प्रीवियस पेज, लो लेबर कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव लेबर। हमारी लेबर इनएक्सपेंसिव है, इसलिए हमारा ना जो मिल्क प्रोड्यूस हम करते हैं ना, वो बहुत ही लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ना जो डेयरी इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे क्या है, वो लार्ज स्केल पे है। और इंडिया में क्या है, यहाँ घर घर में लोग गाय भैंस रखते हैं रूरल एरियाज में, तो इंडिया को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पे तो मशीनरी की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाती है यूरोपियन और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ में। तो इंडिया को ये एडवांटेज है। बट आगे इस आर्टिकल में बात है दैट अनलाइक क्रॉप्स लाइक कॉर्न, द डेयरी सेक्टर डजंट फेस द सेम प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो इंडिया का डेयरी सेक्टर है ना, कॉर्न की तरह, मतलब जैसे कॉर्न तो क्या होता है, कॉर्न के काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन इंडिया का डेयरी सेक्टर के सामने ना कोई प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट डिसएडवांटेज की कोई चुनौती नहीं है। तो ये क्या बताता है कि ये अंडरस्कोर करता है इंडिया की स्ट्रेंथ को भी, एज वेल एज फ्रेजिलिटी ऑफ रिलाइंग सोनली ऑन लो कॉस्ट लेबर। इंडिया के डेयरी सेक्टर का जो फायदा हमने देख लिया, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इनएक्सपेंसिव लेबर का, ये हमें फ़ायदा तो है ही, एज वेल एज अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे कॉर्न क्रॉप बहुत ज़्यादा होती है, यूरोप में या यूएसए में, ब्राज़ील में, वहाँ क्या है, वहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन कंट्रीज़ को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कॉर्न को। बट इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है ना, यहाँ इसका कंपैरिजन हुआ है कॉर्न के साथ, इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। तो ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है, बट समटाइम्स ये इंडिया की वीकनेस भी हो जाती है। वो वीकनेसेस आगे देखेंगे हम। देखिए ये आ गया अगला पॉइंट, वल्नरेबिलिटी ऑफ द मॉडल, द सस्टेन्ड एडवांटेज डिपेंड अपॉन द कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अगर हमें हमारे डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन रखना है ना, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये जो इनएक्सपेंसिव लेबर और चीप लेबर है ना, ये कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहे। इंडिया कुछ ऐसा करे दैट लेबर कॉस्ट राइज ही ना हो इंडिया में। ओके, अब राइजिंग वेजेस, इनपुट कॉस्ट्स और ग्लोबल प्रेशर, एग्जाम्पल ट्रेड डिमांड्स फ्रॉम यूएसए कुड इरोड दिस। अब इंडिया के डेयरी सेक्टर के सामने ना, ये फ़ायदे की बात तो हमने देख ली, चीप लेबर है, लेकिन ये मेन चैलेंज आ गया है। एक तो हमारी लेबर के वेजेस बढ़ने लग गए हैं, एज वेल एज जो नया यूथ है ना, वो अब इस डेयरी सेक्टर को चुन भी नहीं रहा है। एज ए इंडस्ट्री बन के तो उभर रहा है, नो डाउट मशीनरी आ रही हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी इसमें एम्प्लॉयड हैं, मतलब अपना ध्यान रखते हैं कि इस सेक्टर को कैसे मतलब कैश इन किया जाए, इस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी को। लेकिन जब से इंडिया का जो यूथ है, जैसे रूरल फैमिलीज़ के लोग हैं, वो एग्रीकल्चर को मतलब अब एग्रीकल्चर को एज ए एम्प्लॉयमेंट नहीं देखते हैं, वो गाय भैंस रखना छोड़ गए हैं। इसकी वजह से क्या है, वहाँ जो पहले लेडीज़ खुद घर का काम कर लेती थी, वहाँ अब लेबर लेके आनी पड़ रही है। वो लेबर क्या है, पैसे ले रही है।
तो इसलिए लोग अब क्या कर रहे हैं, गाय भैंसें रखना भी छोड़ रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है। एज वेल एज इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल डेयरी में अगर आपने मान लीजिए किसी एक फार्मर ने 10 भैंस रख रखी हैं, तो उसको काफ़ी उसके साथ साथ कई मशीनरी भी मेंटेन करनी पड़ती है। दूध निकालने के लिए कैसे एक व्हीकल खरीदना पड़ेगा उसे, वो जहाँ पे डेयरी पे पहुँचा पाए उस क्या बोलते हैं मिल्क को। तो ये इनपुट कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो गवर्नमेंट को अब सब्सिडी गवर्नमेंट देती नहीं है। तो जो पुअर फार्मर हैं जिनके पास भैंसें हैं, वो किस तरीके से मतलब डील करें इतनी महंगाई से, जो इनपुट कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक चैलेंज है। इनपुट कॉस्ट में आप एग्जांपल डाल सकते हैं व्हीकल्स का। एक फार्मर को लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अपना मिल्क या अपना घी या अपना बटर ले जाने के लिए। एज वेल एज ग्लोबल प्रेशर, इंडिया के डेयरी सेक्टर के सामने ग्लोबल प्रेशर भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ना कई सालों से इंडिया से डिमांड कर रहा है दैट इंडिया अपना एग्रीकल्चर एज वेल एज डेयरी फार्म यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ओपन कर दे। इंडिया ने अभी तक अपना डेयरी सेक्टर है ना एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस के लिए ओपन नहीं किया है बिल्कुल भी पूरी तरीके से, बिकॉज इंडिया इज ऑफ द व्यू दैट इट विल हार्म आवर स्मॉल फार्मर्स। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएंगी, ख़त्म ही कर देंगी हमारी छोटी मोटी डेयरीज को। तो स्मॉल फार्मर्स जो होंगे उनका सर्वाइवल के ऊपर सवाल आ जाएगा ना वो। तो ये चैलेंज है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपके सामने GS3 में क्वेश्चन आ जाए चैलेंजेस टू इंडियाज डेयरी सेक्टर, तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखें। राइजिंग वेजेस, इनपुट कॉस्ट एज वेल एज ग्लोबल प्रेशर फ्रॉम USA, कि कैसे वो एंट्री चाहता है इंडिया के डेयरी सेक्टर में। नेक्स्ट इज इंडिया को कुछ ना इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। लाइक इंडिया की नो डाउट इनएक्सपेंसिव लेबर है, लो कॉस्ट है, बट इंडिया को क्या करना होगा, जो एनिमल्स है ना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा एज वेल एज नदर्न राजस्थान, यहाँ पे ना जो बफेलोज, जो ब्रीड्स हैं एनिमल की, काउज, दे आर गुड। बट अगर आप इंडिया के अदर स्टेट्स में देखेंगे ना, वहाँ एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। सो दिस रिजल्ट्स इनटू लोअर आउटपुट। मिल्क कमा रहा है, मिल्क कमा रहा है तो लस्सी कमाएगी, है ना, बटर कमाएगा, घी कमाएगा। तो क्या सुझाव दिया गया है कि इंडिया को अपने एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। जो मुर्रा भैंसें हैं हरियाणा की, ऐसी भैंसों को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है आपके पास, तो अदर स्टेट्स में भी इंट्रोड्यूस करवाइए। फार्मर्स को एनकरेज करिए सब्सिडी के साथ कि ऐसी भैंसें खरीदें। इट विल डेफिनेटली हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द डेयरी सेक्टर, है ना। इससे फार्मर की जो इनकम है वो भी डबल होगी। आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो। देखिए कैसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पॉइंट है वो लिंक कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को आपने इस पॉइंट से लिंक कर दिया, जब भी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब जो डेयरी, जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जिनकी छोटी मोटी डेयरीज हैं, उनके पास कोल्ड चेन की सुविधा नहीं है। उन्होंने मिल्क निकाला एज वेल एज उन्होंने वहाँ उस मिल्क से बटर एक्सट्रैक्ट किया, है ना, कर्ड एक्सट्रैक्ट किया, बट कोल्ड चेन ही नहीं है, उनका प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि कोल्ड चेन एज वेल एज प्रोसेसिंग यूनिट्स हों, अवेलेबल हों हर फार्मर के पास। तो ये इंडिया के डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इज फॉर्मलाइजिंग सप्लाई चेन्स थ्रू कोऑपरेटिव्स एंड फ्रेमवर्क्स। अब सप्लाई चेन की बात आ गई। फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल फार्मर है A, अब इसको अपना मिल्क B प्लेस पे लेके जाना है। तो ये अपनी एक किसी बाइक से या बाइसिकल पे लटका के लेके जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो इसको फॉर्मलाइज करिए सप्लाई चेन्स को। गवर्नमेंट को क्या करना होगा, ऐसे कुछ गांवों को कनेक्ट कर देना होगा। जैसे ये ABC काफ़ी गांव है मान लीजिए, इनको एक गाड़ी आए, यहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन हो, किस फार्मर से उन्होंने कितना प्रोडक्ट लिया, उसको फिर जो बड़ी मशीनरी है, बड़ा प्लांट है, कोल्ड चेन फैसिलिटी है, वहाँ पे लेके जाए। ठीक है ना, एक रिकॉर्ड मेंटेन करें इनका। तो जो ये सप्लाई चेन है, फार्मर का जो प्रोडक्ट है उसकी हैसल फ्री मूवमेंट हो, तो आपको सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना होगा। एज वेल एज एंश्योरिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिवनेस बियॉन्ड वेज आर्बिट्रेज। जो पैसे की बात करते हो ना कि वेजेस कम है या वेजेस लेबर की कम है, इसके बियॉन्ड भी आपको कॉम्पिटिटिवनेस को सस्टेन करना होगा। और वो कॉम्पिटिटिवनेस सस्टेन कैसे होगी, बाय स्ट्रेंथनिंग द कोल्ड चेन्स, बाय स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन्स,
कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी हेल्प लीजिए कि कैसे सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ओके, तो ये छोटा सा आर्टिकल था। द आर्टिकल कम्स टू एन एंड, बट बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं कि इंडिया के डेयरी सेक्टर के क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक फ़ायदा तो दिखा दैट लो लेबर कॉस्ट है, बट आने वाले टाइम में कैसे सस्टेन किया जा सकता है अगर हम कोल्ड चेन को अच्छा कर दें, सप्लाई चेन को फॉर्मलाइज कर दें, एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, है ना, एज वेल एज बाकी जो ये हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी हेल्प लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये शब्द ध्यान रखते हो ना, कोल्ड चेन्स, फॉर्मल सप्लाई चेन्स, तो आप GS3 के अंदर जो हर बार एग्रीकल्चर से या PYQ में आप देखेंगे तो डेयरी सेक्टर से भी क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया के GS3 में, इंडिया के डेयरी सेक्टर को लेके। तो अगर आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं इस आर्टिकल से, तो आप 150 to 200 वर्ड्स डेफिनेटली लिख देंगे, और वो एडिक्वेट है एक 10 मार्कर के लिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल, that is third article. It pertains to GS2 paper, the new constitutional bill, the need for balancing act. See, this new, you might have heard that government एक bill लेके आई है, and that bill has been referred to a joint parliamentary committee, जो मिनिस्टर्स को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, या जो आपके MPs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन सबको ना इम्प्रिजन कर देगा अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो आइए इस बिल के फीचर क्या हैं, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड हाउ इट इज़ अ चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, एज वेल एज हाउ इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सब देखते हैं हम। सी, रिसेंटली गवर्नमेंट ना ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है लोकसभा के अंदर। ओके, नाउ कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का? This bill proposes automatic removal of Prime Minister, Chief Ministers and Ministers if they remain in custody for 30 consecutive days for the offences carrying a punishment of 5 years or more. ये बिल का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बिल बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स हैं ना, इनको ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा अगर ये लगातार 30 दिन तक कस्टडी में हैं उन अपराधों के लिए जो अपराध जिनमें सजा का प्रावधान 5 या 5 साल से ज़्यादा का है। ओके, अब वी ऑल नो कि पॉलिटिशियंस के अंदर आवर इलेक्टोरेट डिमांड कि मोरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, है ना। हम बोलते हैं ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, मोरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इवन द इलेक्टोरेट डिमांड्स moral integrity as well as moral rectitude from their leaders, moral integrity as well as moral rectitude। हमें हमारे लीडर से इन चीज़ों की मांग है ना कि वो मोरली ठीक रहें, moral rectitude। तो उसको देखते हुए ये बिल आया है। कहीं ना कहीं ये सही भी है, बट अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जो डेमोक्रेसी के लिए, एज वेल एज क्या इसका मिसयूज हो सकता है, कैसे रूलिंग पार्टी इसका मिसयूज कर सकती है, ये सारे चैलेंजेस हम देखते हैं। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसए और GS2 के लिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इट सीक्स टू एंश्योर क्लीन पॉलिटिक्स बाय डिस्क्वालिफाइंग मिनिस्टर्स अंडर ए प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी। अब वी ऑल नो कि इंडिया के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, दैट इज़ अ सीरियस इशू। तो ये बिल क्या करना चाहता है, पॉलिटिक्स को क्लीन करना चाहता है, उन मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर देगा जो कस्टडी में है उन आरोपों के लिए जिनमें 5 साल या उससे ज़्यादा की जेल है। एज वेल एज अनदर ऑब्जेक्टिव इज इट एम्स टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल मोरलिटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में जो गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा, ये पब्लिक ट्रस्ट जो है ना उसको रिस्टोर करेगा, पॉलिटिकल मोरलिटी लेके आएगा। देखिए, एथिक्स की बात आ गई, यानी सेम टाइम पे आप ऐसे पॉइंट्स को अपने GS पेपर 4 में भी लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल गारंटी है कि गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस टॉपिक है ना GS 4 में, तो वहाँ पे भी ये सवाल आ सकता है। तो ध्यान रखिए आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी। तो ये ऑब्जेक्टिव हमने इस बिल के देख लिए। नाउ द जुडिशियल बैकग्राउंड, अब जो गवर्नमेंट है जो इस बिल को लेके आई है वो किस बेसिस पे लेके आई है। सी, इन द पास्ट सुप्रीम कोर्ट्स हैज़ डिलीवर्ड सेवरल जजमेंट्स जिसमें
ऐसी बातें हुई थी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, एंड दैट मेड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग सच लेजिस्लेटिव मेजर। तो 1994 में देर वॉज दिस केस SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दिस केस हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नेंस में, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज व्हाट? 2025 का जो GS2 मेंस है उसमें भी क्वेश्चन आया है इस पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिंपली मीन्स टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, to follow the vision of the constitution in letter and spirit, to follow the rule of law, to follow the natural principles of justice, यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों की बात कर चुका है, इसलिए ये बिल इंपॉर्टेंट है। अनदर केस जो हुआ था नबम रेबिया वर्सेज शमशेर सिंह केस, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था दैट मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल्स आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो बोलती ही है दैट आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्रिमिनल्स नहीं होंगे, और ये जो केसेस हम बात कर रहे हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हुई थी कि मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की के साथ हारमनी में रह के होगा। आप जो रोड साइड रफिन्स हैं, गूंस हैं, उनको मंत्री बना देते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ the bill codifies what had so far been judicially implied, linking moral integrity to holding office. See, this is very very important line. ये जो बिल है ना, जो जुडिशरी ने 10, 15, 20 साल पहले कह दिया था इन दो केसेस में, उन्हीं चीज़ों को बस ये जो हमारी गवर्नमेंट है उनको क्या कर रही है, कोडिफाई कर रही है एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत। ये क्या इंश्योर करेगा, ये मोरल इंटीग्रिटी और मोरल रेक्टिट्यूड इंश्योर करेगा मिनिस्टर्स का और ऑफिस बियरर्स का। ओके, नेक्स्ट इज बट अब गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर्स, CMs या मिनिस्टर्स इन सबको जेल कर देगी अगर वो 30 दिन से ज़्यादा जेल में हैं उन अपराधों के लिए जिनमें 5 साल से ज़्यादा का प्रावधान है जेल का। तो कुछ कंसर्न्स भी हैं। फर्स्ट इज इट इज अगेंस्ट ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल। अगर ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा किसी मिनिस्टर का बिफोर कन्विक्शन, यानी कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया भी नहीं है कि क्या होगा, बट बस वो 30 दिन से ज़्यादा जेल में रह चुका है किसी अपराध के लिए और अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, दिस इज द की वर्ड, ये वॉयलेट हो जाता है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी क्या है, जब तक आरोप साबित नहीं होता ना, तो जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है ना वो इनोसेंट होता है। वो जब तक आरोप कोर्ट पूरे तरीके से साबित नहीं कर देता, जब तक आरोपी को आप कन्विक्ट नहीं बोल सकते, उसको यू कैन नॉट कॉल हिम ए रॉन्ग डूअर। तो दिस बिल वॉयलेट्स दिस प्रिंसिपल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, क्योंकि ये बस 30 दिन के टाइम में रिमूव कर देगा। अभी तक तो डिसीजन भी नहीं आ पाता 30 दिन में। तो इट कुड लीड टू, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, इट कुड लीड टू पॉलिटिकल मिसयूज। गवर्नमेंट्स में वेपनाइज अरेस्ट्स टू डिस्टेबलाइज राइवल्स। गवर्नमेंट जो सरकारें हैं ना, इस बिल का यूज करके ओपोजिशन मेंबर्स पे ना झूठे आरोप लगवा देंगी। वी सी दैट समटाइम्स wrong allegations are leveled up against the opposition leaders for political gains। तो झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे, गवर्नमेंट जो उनको गवर्नमेंट को वो चैलेंज करता है उनको जेल में रख दिया जाएगा, ऐसे मिनिस्टर्स या ऐसे MPs को। बताइए आप, तो इट विल क्या होगा, इट इज टोटली एंटीथेटिकल टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इट विल डिस्टेबलाइज ओपोजिशन, एंड ओपोजिशन तो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो ये एक बहुत ही सीरियस पॉइंट है इस बिल का। नेक्स्ट इज जुडिशियल ओवरलैप। द बिल बाईपासिस द जुडिशियल प्रोसेस बाय एनफोर्सिंग रिमूवल बिफोर एग्जॉशन ऑफ अपील्स। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि अभी 30 दिन तक किसी को जेल में डाला है, डिसीजन आया नहीं है, 30 दिन में अभी वो अपील भी करेगा, उस पर सुनवाई भी होगी। ये सारी चीज़ें तो बाद में होंगी, पहले आप उसको हटा रहे हो अपने ऑफिस से। सो इट इज़ अ सीरियस केस ऑफ जुडिशियल ओवरलैप। यानी अब जुडिशरी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं देगी। अगर जल्दबाजी में डिसीजन देगी तो इट इज सेड दैट जस्टिस हरिड इज जस्टिस ब्यूरिड, है ना, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड।
जल्दी करोगे तो जस्टिस होगा नहीं। तो ये एक सीरियस पॉइंट है। नेक्स्ट इज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स नेचुरल जस्टिस एज इंडिविजुअल्स में बी पनिश्ड विदाउट कन्विक्शन। जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स है ना, उन प्रिंसिपल्स को भी ये वोलेट करता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी। नेचुरल जस्टिस यानी कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इम्पार्शियलिटी तो होना चाहिए ना अगेंस्ट पर्सन्स। अब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इम्पार्शियलिटी आप रखेंगे ही नहीं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस नहीं रखेंगे, आप जल्दबाजी करेंगे, बस 30 दिन हो गए, पुट देम बिहाइंड द बार्स, तो ये गलत होगा। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया है? इट वायलेट्स इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल ओवरलैप में रिजल्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी, हाई प्रोफाइल अरेस्ट्स कुड कॉज फ्रीक्वेंट लीडरशिप वैक्यूम्स एंड अंडरमाइनिंग एग्जीक्यूटिव कंटिन्यूटी। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर अरेस्ट हो गया, तो इससे क्या होगा? लीडरशिप वैक्यूम्स क्रिएट हो जाएंगे। जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ लीडर की अपॉइंटमेंट हो नहीं रही है, उनको कोई बंदा मिल नहीं रहा है, तो कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी? वो तो पूरी जो मिनिस्ट्री है दैट वुड कम एट अ स्टैंड स्टिल, है ना, उसमें तो लॉग जैम हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो ए सीरियस केस, अंडरमाइनिंग एग्जीक्यूटिव कंटिन्यूटी एंड लीडरशिप वैक्यूम। जब आप ऐसे पॉइंट ड्रॉप करेंगे ना अपने आंसर में, लीडरशिप वैक्यूम, अंडरमाइनिंग एग्जीक्यूटिव कंटिन्यूटी, तो आपका आंसर अच्छा होता है डेफिनेटली। तो आप ये पॉइंट्स ध्यान रखिए। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल वोल्टेलिटी में इरोड पब्लिक ट्रस्ट एंड वीकन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब रोज मिनिस्टर्स अरेस्ट हो रहे हैं आपके, एक मिनिस्टर आया हटा दिया, तो ऐसे पॉलिटिकल वोल्टेलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, तो इससे लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, वो विश्वास क्या होगा? वो कम हो जाएगा, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, एंड इट विल रिजल्ट इनटू वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी सीरियस इश्यू है। नेक्स्ट इज, अब करना क्या चाहिए? नीड फॉर ए बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। अवॉइड ओवर क्रिमिनलाइजेशन, एक होता है क्रिमिनलाइजेशन, एक ओवर क्रिमिनलाइजेशन क्या क्या बताता है? दैट सम केसेस आर politically motivated, they are ill devised just to label some politicians as criminals, but in reality they are not criminals। तो आपको ओवर क्रिमिनलाइजेशन को अवॉइड करना होगा। करंटली 46% MPs है ना, दे हैव क्रिमिनल केसेस। अब एक ब्लैंकेट डिस्क्वालिफिकेशन रूल आप लेके आ रहे हो कि उनको जेल में डाल देंगे या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये डिस्टेबलाइज करता है गवर्नेंस को। तो बिल को फोकस करना होगा सीरियस ऑफेंसेस पे, करप्शन, हीनियस क्राइम्स लाइक रेप, मर्डर, या तेजाब फेंक दिया किसी मिनिस्टर ने किसी के ऊपर, तो ऐसे क्राइम्स के लिए लेके आइए आप बिल, या कोई मिसकंडक्ट कर दिया है, माइनर इन्फ्रैक्शंस के लिए आप ऐसा बिल मत लेके आइए। ओके, माइनर इन्फ्रैक्शंस, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। आप लीडर्स को या मिनिस्टर्स को जेल में पुट कर रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या करिए? ऑटोमेटिक रिमूवल मत करिए, आप मैकेनिज्म अडॉप्ट करिए लाइक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स और जुडिशियल रिव्यू टू एग्जामाइन वैलिडिटी ऑफ चार्जेस। जो मिनिस्टर्स के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं उनको ट्रिब्यूनल्स इंक्वायर करे या जुडिशियल रिव्यू हो उनका। आप बिल लेके आ गए हैं, आप खुद ही हटा देंगे उनको। तो इसको अगर ठीक किया जाना है तो कैसे हो? इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल या जुडिशियरी रिव्यू करे। फिल्टरिंग आउट फ्रीवोलस केसेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया दैट इल डिवाइज्ड केसेस जो होते हैं, है ना, झूठ मूठ में लगा दिए जाते हैं फ्रीवोलस केसेस, तो इनको फिल्टर आउट करिए। एंड एंश्योरिंग फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी अलोंगसाइड अकाउंटेबिलिटी। जब आप ऐसा करेंगे तो फेयरनेस नेचुरली अपने आप आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो ये बोलने की बात नहीं है कि एंश्योर करिए। जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होगी, जुडिशरी टाइम बाउंड मैनर में अपना वर्डिक्ट देगी, तो डेफिनेटली क्या है, ओवर क्रिमिनलाइजेशन रिड्यूस होगा, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स होंगे। तो नेक्स्ट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आई है। अब आप लीडर्स को ना इम्प्रिजन कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू इनिशिएट सर्टेन और सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? क्या करना चाहिए?
इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन नियम बना दीजिए। आप पहले ही उसको चुनाव ही मत लड़ने दीजिए ना। आप बोल रहे हैं मिनिस्टर जेल में रह गया, आपने मिनिस्टर बना दिया, इतनी लंबी साइकिल, ओथ सेरेमनी होगी। भाई आपने फॉर्म फिल करवाया है, उसको पहले ही इलेक्शन कमीशन के अंदर रिफॉर्म करिए, वो डिस्क्वालीफाई कर दे उसको। कैंपेन फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी, जब वो फंड्स लेके आ रहे हैं, ब्लैक मनी का यूज़ कर रहे हैं अपनी कैंपेन में, उसमें ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करिए बिल से पहले तो आप। स्पीडी ट्रायल्स फॉर क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस, और वो क्रिमिनल केसेस विच आर लेवल्ड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, उनके अंदर आप ट्रायल को जल्दी कंप्लीट करवाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आइए, है ना। स्पीडी ट्रायल्स फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये सारे जो इस बिल के जो वीकनेसेस हैं ये ओवरकम हो जाएंगी, है ना। तो अब इन सभी जो पॉइंट्स में हमने जो ये बैलेंस्ड अप्रोच देखी है, इनको देख के इट इज़ क्लियर कि इसका जो मिसयूज होगा ना इस बिल का, कि 30 दिन में कोई जेल में रहा है उसको जेल में डाल दो, उसको डिस्क्वालीफाई कर दो या पोस्ट से हटा दो, तो वो बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। तो ये बड़े अच्छे पॉइंट देखें कि इस बिल को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मस्ट केयरफुली रिकैलिब्रेट द बिल टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल भेजा गया है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रिजर्व करना होगा। कुछ ऐसा मतलब वो सजेस्ट करे जिससे रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हो, दे रिमेन, वो मतलब वो बरकरार रहें। ओके, नेक्स्ट इज एंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिवेंट पॉलिटिकल मिसयूज वाइल अपलोडिंग, क्लीन गवर्नेंस। ये वही सेम बातें हैं जो हमने ऊपर अभी देख ली हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल मिसयूज ना हो इस लॉ का, कुछ ऐसी रिकमेंडेशन देनी चाहिए, क्लीन गवर्नेंस एंश्योर हो इस बिल से। वो होगी कैसे, तो ये तो अभी जेपीसी के अंडर गया है, वो होगी इन सब चीज़ों से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आर्टिकल था इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जो गवर्नेंस के ऊपर अगर कोई एसे आ जाए, 250 मार्क्स का एसे का टॉपिक होता है, उसमें आपका कोई एसे आ जाए मेंस में, उसमें भी आप यहाँ से पॉइंट ले सकते हो, है ना। GS2 में ये आपकी हेल्प करेगा ही। ओके, सो दिस वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। सो स्टूडेंट्स, आप इन तीनों आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़िए। PDF आपको मेरी ग्रुप में मिल जाएगी, बादल सर UPSC जो ग्रुप है टेलीग्राम में। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, एज वेल एज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए इन आर्टिकल्स के ऊपर। ओके, सो हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।